आज हम लोग ने बातचीत का जो विषय रखा है वह यूपी में भाजपा लक्ष्यहीन और संगठन में फूट। और ये जो विषय हमने चुना है, ये जो हम सीरीज कर रहे हैं उसका ये तीसरा एपिसोड है। यूपी को नरक से निकालो का ये तीसरा एपिसोड है। और ये एक वास्तविकता है कि यूपी में फिलहाल भाजपा कई खेमों में बढ़ चुकी है। भाजपा में एक खेमा नहीं है अभी। आज से कुछ महीना पहले चित्रकूट में आरएसएस के लोग मिले थे, मोहन भागवत के नेतृत्व में सब लोग बैठे थे, बहुत कुछ लीपा पोती करने की कोशिश की गई, लेकिन सब बेकार। अभी तक ये फिनोमिना था, बंगाल के चुनाव तक ये फिनोमिना था कि बीजेपी जगह जगह स्थानीय जो प्रमुख दल है उसके नेताओं को तोड़ने का काम कर रही थी। लेकिन जिस तरह से बंगाल में भाजपा में टीएमसी से छोड़ के लोग भाजपा में शामिल हुए और फिर वे भाजपा को छोड़कर लौट के टीएमसी की तरफ आए, उसने नरेंद्र मोदी के पूरे मॉडल को एकदम ध्वस्त कर दिया। और अब मामला उल्टा है। आज स्थिति यह है कि भाजपा को उत्तर प्रदेश में बचाने में नरेंद्र मोदी के पसीने छूटे हुए हैं। खुल्लम खुल्ला जो है भाजपा के नेता, विपक्ष को छोड़ दीजिए आप, विपक्ष की बात छोड़ दीजिए, विपक्ष तो खैर जो विपक्ष है तो विपक्ष अपना काम करेगा, लेकिन भाजपा के नेता जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर दारा सिंह ने जो राज्यपाल को चिट्ठी लिखी है, दारा सिंह अभी कहां जाएंगे हम नहीं जानते, लेकिन दारा सिंह ने जो चिट्ठी लिखी है वो चिट्ठी बहुत महत्वपूर्ण है। आज के भास्कर अखबार में वो चिट्ठी और उसके अंश छपे हैं और दूसरे अखबारों में भी छपे हैं। दारा सिंह ने जो चिट्ठी लिखी है वो चिट्ठी बहुत ही मजेदार है। और जब वो चिट्ठी लिखी गई तो उस चिट्ठी लिखे जाने के बाद दिल्ली से विशेष जहाज भेजा गया और दारा सिंह को लखनऊ से दिल्ली मोदी जी के दरबार में हाजिर किया गया। क्या हुआ हम नहीं जानते, लेकिन मोदी जी की हवाइयां उड़ी हुई हैं। और अभी आप तय मान लीजिए, जितने दिन जा रहे हैं नरेंद्र मोदी और उनके खेमे में लगातार फूट पड़ेगी। एक सज्जन है सत्यपाल मलिक, उन्होंने जो एक बात पहले कही थी, जो कि उनसे जैसा कि उन्होंने कहा था, तो एक चीज तो साफ है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अंदर अंतर्विरोध है। यह भी साफ है कि नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह के बीच में अंतर्विरोध है। और यह भी साफ है कि विदेश मंत्री और नरेंद्र मोदी के बीच में अंतर्विरोध है। दिल्ली में जिस तरह से कैबिनेट मिनिस्टरों के मुंह बंद किए हुए हैं, उनके सारी पहल कदमियों पर पाबंदी लगी हुई है। कोई भी फैसला वो पीएमओ से क्लियरेंस के बिना नहीं ले सकते। प्रशासन एक तरह से पंगु, जिसे हम लोग कहते हैं पॉलिसी पैरालिसिस। पूरे देश में सरकार पिछले कई साल से पॉलिसी पैरालिसिस की शिकार है, लेकिन मीडिया इसे बात नहीं लिख रहा।
नरेंद्र मोदी के आने के पहले मनमोहन सिंह के टाइम पर यह बात बहुत उछाली गई कि मनमोहन सिंह की सरकार पॉलिसी पैरालिसिस की शिकार है, लेकिन यहां तो स्थिति है कि नरेंद्र मोदी की सरकार पॉलिसी पैरालिसिस की शिकार है। विदेश मंत्री को नहीं मालूम कि लेह और लद्दाख की बॉर्डर पर चीन क्या कर रहा है। वो स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय नहीं ले सकते, वो कोई पहल नहीं कर सकते। लौटते हैं यूपी। आज जो मैं आपसे बात कह रहा हूं, इस बात को आप लिख लीजिए कि नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में देर सवेर, समय जा रहा है, देर सवेर बिल्कुल जूतम बाजार होगी और फूट पड़ेगी। और उत्तर प्रदेश में फूट पड़ चुकी है। ऑलरेडी कैबिनेट मिनिस्टर रिजाइन करके भाग रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने अगर राम राज्य स्थापित किया था, नरेंद्र मोदी के राज्य में उत्तर प्रदेश अगर खुशहाली की ओर गया था, तो ये नरेंद्र मोदी का मंत्री है, जो कि नरेंद्र मोदी ने जिसे मंत्री बनाया, दारा सिंह। दारा सिंह ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखी है। वो क्या लिखते हैं चिट्ठी में? वो लिखते हैं कोट, योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में वन, पर्यावरण और जंतु उद्यान मंत्री के रूप में मैंने पूरे मनोयोग से अपने विभाग में बेहतरी से कार्य किया, लेकिन सरकार की पिछड़ों, वंचितों, दलितों, किसानों और बेरोजगार नौजवानों की घोर उपेक्षात्मक रवैये के साथ साथ पिछड़ों और दलितों के आरक्षण के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उससे आहत होकर मैं उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहा हूं। ये और कोई नहीं बोल रहा है ये बात, ये वह व्यक्ति बोल रहा है जो कि योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल का मेंबर है। मैं लगातार ये बात कहता रहा हूं कि, और मैंने सबसे पहले फेसबुक पर इस बात को लिखा भी था कि उत्तर प्रदेश में फूट पड़ी हुई है, भाजपा के अंदर फूट पड़ी हुई है। और अब वो फूट बिल्कुल एकदम सड़कों पर धीरे धीरे आने लगी है। दारा सिंह का ये स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। वो कहते हैं योगी सरकार पिछड़ों, वंचितों, दलितों, किसानों और बेरोजगार नौजवानों की घोर उपेक्षा कर रही है और पिछड़ों और दलितों के लिए जो आरक्षण है उसके प्रति खिलवाड़ कर रही है। इन सबसे आहत होकर उस व्यक्ति ने इस्तीफा दिया है। मैं कई बार कहता रहा हूं कि फासिज्म के बलबूते पर, अधिनायकवाद के बलबूते पर आप कुछ देर तक लोगों की जबान बंद कर सकते हैं, कुछ महीने, कुछ साल जबान बंद कर सकते हैं, लेकिन अनंत काल तक जबान बंद नहीं कर सकते आप। और आप तय मानिए, अभी ये जो उत्तर प्रदेश में जो फूट है, ये फूट दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, घटेगी नहीं। मथुरा से, जहां से मैं आता हूं, मथुरा में जो एमएलए है श्रीकांत शर्मा, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर भी है, वो लोगों से खुल्लम खुल्ला कह रहा है कि मैं मथुरा से चुनाव नहीं लड़ना चाहता, मुझे कोई और सीट दो, मथुरा सुरक्षित सीट नहीं है मेरे लिए। अब आप बताइए, जिस व्यक्ति ने 5 साल काम किया हो, वो व्यक्ति मथुरा में काम नहीं करना चाहता। और अगर आपको याद हो, हेमा मालिनी पिछली बार कह चुकी थी कि ये मेरा आखिरी इलेक्शन है, मैं आगे इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। आप किसी भी उत्तर प्रदेश में आरएसएस के किसी भी अच्छे नेता से बात करिए जो लोकल लेवल पर काम करता है, जिससे आपकी मित्रता हो, तो आपको वो बताएगा कि कैसे बीजेपी के लोग षड्यंत्र करते हैं, कैसे बीजेपी में पूरा का पूरा एक करप्शन का, घूसखोरी का नेटवर्क विकसित हो चुका है उत्तर प्रदेश में।
हर पोस्ट के लिए घूस ली जा रही है। उत्तर प्रदेश में सरकारी भर्तियां तकरीबन बंद पड़ी हैं और नौकरी उन्हीं को मिल रही है जो पैसा दिया है जिन लोगों ने। और इससे भी बड़ी बात, ये तो है 5 साल की उपलब्धि। 5 साल की उपलब्धि क्या है? दारा सिंह के शब्दों में कहें, जो कि योगीराज की कैबिनेट के मंत्री हैं, जिन्होंने इस्तीफा दिया है, कि योगीराज की सरकार ने पिछड़ों, वंचितों, दलितों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों की उपेक्षा की है। उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी और उनके बॉस मोहन भागवत कितने जिम्मेदार हैं, यह इस बात से पता चलता है कि आज की डेट तक कोई इलेक्शन मैनिफेस्टो, कोई इलेक्शन प्रॉमिस बीजेपी की तरफ से डिक्लेयर नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश का पहला बड़ा इलेक्शन है यह, जहां के बीजेपी के पास में कोई एजेंडा नहीं है। बीजेपी एकदम दिशाहीन पार्टी की तरह सिर्फ नरेंद्र मोदी और उनके प्रोपेगेंडा मशीनरी के बलबूते पर इलेक्शन लड़ना चाहती है, और सिर्फ पैसे के बल पर, जहां भी हो, जैसे भी हो, पैसा फेंको, लोगों को खरीदो। मात्र 5 साल में योगी का और मोदी का यूपी में इस तरह से दिवाला निकल जाएगा, यह तो हमने सोचा भी नहीं था। अब हिंदू मुस्लिम कार्ड भी चलने वाला नहीं है। यूपी के लोग इससे गुस्सा नहीं होते कि आपने कितनी मुसलमानों को गालियां दी। मुसलमान तो एकदम गुस्सा होते ही नहीं है, वो भड़कते ही नहीं है। तो मुसलमानों को आप चाहे जितनी गालियां दीजिए, चाहे जितनी गिरफ्तारियां कीजिए, मुसलमान जब भड़केंगे ही नहीं तो दंगे भी नहीं होंगे। तो पोलराइजेशन कैसे करोगे? तो एक तरफ बीजेपी में फूट पड़ी हुई है, ऊपर से नीचे तक बीजेपी लगातार क्रैक कर रही है। बीजेपी के नेता घर पर बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि किस पार्टी में जाएं। और यह फूट बढ़ेगी, और उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगर बीजेपी हारती है तो आप तय मानिए, दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार बिल्कुल ऊपर से नीचे तक क्रैक करके कोलैप्स करेगी और उत्तर प्रदेश में हारना तय है, क्योंकि बीजेपी के पास में कोई एजेंडा नहीं है। कारण यह है कि बीजेपी पिछले 20-25 साल में उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश में अपने कार्यकर्ताओं को सांप्रदायिकता का, आतंकवाद का, नोटबंदी का, जीएसटी का इतना झूठ खिला चुकी है कि अब उन्हें कोई झूठ हजम नहीं हो सकता। होता है ना, आप झूठ खाते खाते आप झूठ को अब रिसीव भी करना बंद कर देते हैं। तो अब खाली चल क्या रहा है, जो मीडिया सेल है उसका जो कैंपेन है, जो ऑर्गेनाइज कैंपेन है, वो उसकी वाइड्स, उसकी पोस्ट वो सर्कुलेट होती रहती हैं। बीजेपी के लोग कोई भी बीजेपी के पक्ष में नहीं बोल रहे। बीजेपी के किसी भी नेता के पास, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी हो, किसी भी नेता के पास में यूपी की जनता के लिए कोई पॉजिटिव एजेंडा नहीं है, क्योंकि वे नेगेटिव एजेंडा पर आए थे। और योगी का एक मकसद था जो योगी ने पूरा किया, और आरएसएस का भी एक मकसद था जो उन्होंने पूरा किया। उनका मकसद यह था कि जो करीब 20,000 के करीब जो मुकदमे उनके कार्यकर्ताओं पर दंगों की वजह से चल रहे थे, वे मुकदमे वापस हो जाए। तो योगी ने वो काम कर दिया। यूपी में बीजेपी का एक लक्ष्य था कि राम मंदिर बन जाए, तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने वो काम कर दिया। स्पेशल कानून के तहत सारे तथ्यों और सत्य को दरकिनार करते हुए राष्ट्र हित में उन्होंने राम मंदिर बनाने का निर्णय ले लिया। तो बीजेपी का एजेंडा खत्म हो चुका है। और मथुरा में कृष्ण मंदिर है,
बढ़िया कृष्ण मंदिर है, और एक नहीं दर्जनों कृष्ण मंदिर हैं। कृष्ण जन्म स्थान पर भी कृष्ण मंदिर है, तो कृष्ण मंदिर का एजेंडा बिकने वाला नहीं है। और जो नया कानून बना हुआ है 1990 का, जो देव मंदिर कानून है, वो अब किसी भी चीज को आपको टच नहीं करने देगा। तो बीजेपी अब करेगी क्या? रोजगार है नहीं, सांप्रदायिकता के लिए जो उन्माद चाहिए वो जहर भी नहीं है, तो बीजेपी अब अपने को बेचेगी कैसे? और नरेंद्र मोदी का कोई झूठ बिकने वाला नहीं है, क्योंकि अब कश्मीर में भी 370 हटा दी गई है। कश्मीर के चप्पे चप्पे पर नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। तो कश्मीर को लेकर भी कोई भड़काऊ चीज जो पोलराइज कर सके वो संभव नहीं है। पाकिस्तान ने लंबे समय से हमारे यहां सीमा उल्लंघन किया नहीं है, इसलिए आप कुछ बोल नहीं सकते। चीन से आपने लेन देन बंद कर रखा है, इसलिए आप चीन के खिलाफ भी नहीं बोल सकते। और आपकी हालत इतनी पतली है चीन के खिलाफ कि लेह लद्दाख में जो डिस्प्यूटेड लैंड थी, उस डिस्प्यूटेड लैंड पर चीन लगातार अधिकार करता चला जा रहा है और आप उसे रोक नहीं पाए। तो आपकी विदेश नीति भी फेल हो चुकी, आपकी यूपी नीति भी फेल हो चुकी, और आपकी गृह नीति भी फेल हो चुकी, और आपके पास में कोई पॉजिटिव, हां एक दो घटनाएं घटी हैं। जब विपक्ष एक्टिव हुआ, लोग सोच नहीं रहे थे कि ये अखिलेश यादव तो घर में बैठे थे, कोरोना पीरियड में घर में बैठे थे, उसके पहले भी घर में बैठे इंतजार कर रहे थे। एक अच्छा नेता टाइम का इंतजार करता है कि एक सही समय आए तो सही समय पर वो जाएगा, जनता के बीच में जाएगा। अखिलेश यादव ने एक बहुत ही अक्लमंदी का काम किया, और अक्लमंदी का काम यह किया कि जब ये पंचायत के चुनाव हो रहे थे और सरपंचों के चुनाव हो रहे थे, जिनमें कि अखिलेश यादव की पार्टी को जीतने के बावजूद, कांग्रेस के लोगों को जीतने के बावजूद सरपंच का नॉमिनेशन फाइल नहीं करने दिया गया, और जोर जबरदस्ती करके बड़े पैमाने पर सरपंच के पद बीजेपी ने जीत लिए। अखिलेश यादव ने बुद्धिमानी का काम यह किया कि उस समय अखिलेश यादव चाहते तो फिजिकली हर जगह प्रोटेस्ट करके रोक सकते थे, ईंट का जवाब पत्थर की तरह दे सकते थे। अखिलेश यादव की सांगठनिक क्षमता है ये। मैं समाजवादी पार्टी का मेंबर नहीं हूं, मेरी कोई भी किसी भी किस्म की कभी भी किसी भी समाजवादी से कोई मेरी दोस्ती भी नहीं रही है, जो अभी सरकारी तंत्र के साथ जुड़े हुए हैं। फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि अखिलेश के पास में ये राजनीतिक शक्ति है जो उसने सिर्फ प्रदर्शित नहीं की और सरपंचों के चुनाव को लूटने दिया योगी और मोदी को। उन्होंने 7-8 हजार करोड़ रुपया खर्च किया, हर जगह उन्होंने सरपंच खरीदे, गुंडों के बल पर लोगों को नॉमिनेशन फाइल नहीं करने दिया। मोदी की स्ट्रेटजी क्या थी योगी की, कि अगर अखिलेश के लोग प्रतिवाद करने जाएंगे तो पकड़ो और यूएपीए में बंद करो, और इस तरह से अखिलेश के 2-2.5 हजार लोगों को जेल में डाल दो, जो कि उनके सॉलिड कार्यकर्ता, उनको जेल में डाल दो इलेक्शन के पहले, विधानसभा इलेक्शन के पहले, जिससे कि अखिलेश यादव की पार्टी अधमरी हो जाए। अखिलेश यादव ने बड़ी कौशल के साथ में, कोई फिजिकल प्रोटेस्ट नहीं किया, लेकिन अब आप तय मान लीजिए, विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी और उनके संगठन के लोग, कांग्रेस और उसके संगठन के लोग नीचे हर बूथ पर बीजेपी के साथ में अब लड़ाई लड़ेंगे, हर गांव में लड़ाई लड़ेंगे वो। और इस बार का जो उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, यह मेरा अनुमान है, अगर बीजेपी ने बदतमीजी की तो सबसे ज्यादा हिंसक चुनाव होगा हिंदुस्तान की हिस्ट्री का। बीजेपी के लोग जिस तरह से सत्ता के नशे में और पुलिस के नशे में और बंदूक के नशे में घूम रहे हैं, वे किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन वे गलतफहमी दिमाग से निकाल दें, क्योंकि गांव में किसान जागृत हो चुका है।
और किसानों में जो जागृति आई है, वो जागृति बीजेपी के ऊपर बहुत ही भारी पड़ेगी। अगर बीजेपी के लोगों ने बल प्रयोग करने की कोशिश की तो तय मानिए पलट के बहुत तेज हमले होंगे, क्योंकि अखिलेश यादव कोई जिसे कहें कि गाजर मूली वाला दल नहीं है। तो इस बार के चुनाव में योगी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, योगी के पार्टी के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि उनको गांव में बहुत तेज रेजिस्टेंस मिलेगी। और 3 समुदाय के लोग, खासतौर पर जाट, गुजर और यादव, ये 3 समुदाय के लोग मिलकर जम के प्रतिरोध करेंगे और संयुक्त प्रतिरोध करेंगे, और उन्हें प्रतिरोध करना चाहिए। बीजेपी के लोगों को हर बूथ पर आइसोलेट किया जाना चाहिए, हर गांव में आइसोलेट किया जाना चाहिए। कम से कम इतना तो है कि आज की डेट में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आरएलडी, इन 3 दलों ने अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो प्रैक्टिकली डिक्लेयर किया हुआ है। कांग्रेस ने तो पूरा एक महिला घोषणा पत्र ही जारी किया है। तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो मैनिफेस्टो हमारे बीच में है, बीजेपी का मैनिफेस्टो नहीं है। बीजेपी अपने काम में इतनी व्यस्त है कि अभी वो मैनिफेस्टो के लिए मीटिंग बुला रही है। इससे आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि जूतियों में दाल बट रही है बीजेपी के अंदर। कांग्रेस मैनिफेस्टो जारी कर चुकी, समाजवादी पार्टी के लोग अपनी आउटलाइन जारी कर चुके, वो क्या करना चाहते हैं सब लोग जानते हैं। अखिलेश यादव ने सबसे अधिक कंप्यूटर उत्तर प्रदेश में बांटे, सब लोग जानते हैं इस बात को, ये ओपन फैक्ट है। पूरे 5 साल योगी को कभी कंप्यूटर बांटने की कोई जरूरत ही महसूस नहीं हुई। विद्यार्थी कोरोना पीरियड में मोबाइल के लिए तरसते रहे, मोबाइल के लिए, सिम के लिए तरसते रहे, लेकिन योगी सरकार ने बेरोजगार नौजवानों को जो पढ़ रहे हैं उनको एक फ्री में सिम तक मुहैया नहीं कराया। और वो सरकार अब लोगों के बीच में ये इल्यूजन पैदा करना चाहती है कि वो कंप्यूटर देगी। अरे कंप्यूटर तुम्हारे हाथ में था, तुम 5 साल सरकार में थे, लेकिन तुमने किसी भी एक नौजवान को एक लैपटॉप नहीं दिया। लाखों लैपटॉप अखिलेश ने बंटवाए, यह सच है। उससे भी बड़ा सच यह है कि पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश के पूरे शिक्षा तंत्र को एक तबाही तंत्र में कन्वर्ट कर दिया है योगी सरकार ने। ऑलरेडी वो खराब था, कायदे से उसे अच्छा करना चाहिए था, उसे बेहतर बनाना चाहिए था। सरकारी कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज, इनकी स्थितियों को और बेहतर बनाना चाहिए था। लेकिन योगी सरकार ने जानबूझ के, मोदी सरकार ने जानबूझ के हायर एजुकेशन को एक तरह से ध्वस्त किया हुआ है, और उसमें उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सेंटर है। तो पहली चीज जिसे मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो ये कि आपके सामने एक आशा की किरण है। विपक्ष कांग्रेस है, जिनकी सांगठनिक शक्ति कम है, लेकिन उन्होंने एक बहुत पॉजिटिव मैनिफेस्टो जारी किया है। उसी तरह समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो मोर्चा है वो बहुत ही ताकतवर है, और वो पूरे राज्य के स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण शक्ति के तौर पर सामने खड़ा हुआ है। और अफसोस की बात है कि मायावती बहुत महत्वपूर्ण नेत्री हैं, लेकिन वे बीजेपी की तरह ही निष्क्रिय हो गई हैं। क्यों निष्क्रिय हो गई हैं ये कारण वही जाने, लेकिन यह निष्क्रियता बहुत सुचिंतित निष्क्रियता है। मायावती ने अघोषित तौर पर तय कर लिया है कि वे चाहती हैं कि बीजेपी के साथ में उनके वोट
साझा हों, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि मायावती का एक तरह से ये राजनीतिक अंत की शुरुआत है, और दलितों के लिए खासतौर पर ये दुख देने वाली बात होगी। लेकिन सच ये है कि उन्होंने दलितों के साथ में विश्वासघात किया है। उनको जिस बहादुरी के साथ में बीजेपी के खिलाफ निकलना चाहिए था, मोर्चे लगाने चाहिए थे, सभाएं करनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं की। लेकिन अखिलेश ने की। लगातार हर जन आंदोलन में, हर समस्या में प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में दौड़ दौड़ के गई। कांग्रेस कितनी जीतेगी, कितनी हारेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन प्रियंका गांधी का ये एटीट्यूड बहुत महत्वपूर्ण है। वहां सामान्य से व्यक्ति के लिए अगर कोई आशा की किरण कहीं से दिखाई देती थी, मदद की किरण कहीं से दिखाई देती थी, तो प्रियंका गांधी के साथ दिखाई देती थी। और इस दृष्टि से एक उम्मीद उत्तर प्रदेश में विपक्ष ने पैदा की है। लोकतंत्र की ब्यूटी यही है कि जब लोकतंत्र पर हमले हो रहे हो तो लोकतंत्र में आशा की किरण का संचार जो लोग करते हैं वे ही लोकतंत्र के विकल्प कहलाते हैं। लोकतंत्र का विकल्प कोई व्यक्ति नहीं होता, लोकतंत्र का विकल्प होता है आशा की किरण कहां से निकल रही है। बीजेपी में तो सारी किरणें बंद हो चुकी है, अंधकार छाया हुआ है। सारे नेताओं के बल्ब एकदम फ्यूज हो चुके हैं। मोदी की, अमित शाह की और योगी की जितनी रैलियां पिछले 1-1.5 महीने में हुई हैं, वे सारी की सारी रैलियां एकदम दिशाहीन, कार्यक्रमहीन, उद्देश्यहीन ढंग से हुई हैं। उनका कोई टारगेट नहीं था, सिर्फ शिलान्यास, सिर्फ शिलान्यास, और ऐसी भी चीजों का शिलान्यास जो कि अभी जन्म ही नहीं लिया। अरे चुनाव के पहले अचानक शिलान्यास की जरूरत क्या है तुम्हें? तुमने 5 साल से शिलान्यास क्यों नहीं किया? 5 साल पहले जब आए थे शिलान्यास करते आराम से। अंत में एक इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि कम से कम विपक्ष ने एक माहौल बना दिया है। माहौल यह बना दिया है कि कम से कम अब विपक्ष में कोई भी सरकार में आए 300 यूनिट बिजली तो फ्री में मिलेगी। और इस 300 यूनिट बिजली फ्री का जो एजेंडा है, इसने योगी सरकार को डायरेक्ट प्रभावित किया और सरकार ने सीधे कहा है कि हम बिजली के बिल आधे कर रहे हैं। तो विपक्ष की जो आवाज है वो, जिसे कहें कि वो सरकार की नींद हराम किए हुए है, ध्यान रखिएगा। जब से प्रियंका गांधी ने ये कहा कि हम लैपटॉप देंगे, हम बाइक देंगे लड़कियों के लिए, नींद उड़ी हुई है लोगों की। तो कम से कम एक डेवलपमेंट का एजेंडा उत्तर प्रदेश की जनता के सामने विपक्ष ने पेश किया है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है। एक राहत का पैकेज समाजवादी पार्टी के पास भी है, कांग्रेस के पास भी है, आरएलडी के पास भी है, लेकिन बीजेपी साफ कह रही है कि वो कोई राहत नहीं देगी। बीजेपी साफ कह रही है कि वो लौट के आएगी तो दोबारा कृषि कानून लेकर आएगी। अब आप क्या कर लीजिए, एक तरफ आपके सामने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरएलडी, ये लोग हैं जिनके पास में एक ऑल्टरनेटिव विकास का कार्यक्रम है और सहायता का कार्यक्रम है, जिसमें कि ठोस आर्थिक मदद प्रत्येक परिवार के लिए घोषित की है उन्होंने, प्रत्येक शिक्षित लड़की लड़के के लिए घोषित किया उन्होंने। और कांग्रेस की बात पर मुझे विश्वास इसलिए भी होता है, अखिलेश की बात पर विश्वास इसलिए भी होता है कि इन्होंने जो कहा है उसको इन्होंने किया है। पिछले चुनाव के पहले अखिलेश जब जीत के आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं लैपटॉप दूंगा, तो उन्होंने लाखों लोगों को लैपटॉप दिए, लाखों नौजवानों को लैपटॉप दिए।
कांग्रेस जब ये कह रही है कि वो 40% सरकारी नौकरियों में औरतों को आरक्षण देगी, तो आप तय मानिए वो आरक्षण देगी, क्योंकि कांग्रेस ने पंचायतों में आरक्षण औरतों के लिए सुनिश्चित किया। बीजेपी कभी भी औरतों के उत्थान के पक्ष में खड़ी नहीं रही है। बीजेपी बल्कि यह चाहती रही है कि औरतों का उत्थान न हो। आप यह सोच लीजिए कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ 9% औरतें नौकरी करती हैं सरकारी संस्थानों में। मोदी के शासन में 1% का इजाफा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा हुआ कि इस बीच में जो लॉकडाउन लगे, तमाम किस्म की नोटबंदी के बाद में जो तबाही शुरू हुई, जो कोरोना पीरियड में क्लाइमेक्स पर पहुंची, उससे हजारों लड़कियों की नौकरी चली गई। जो लड़कियां नौकरी के लिए बाहर निकली थी, उनकी नौकरियां छिन गई। करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई। आज स्थिति यह है कि 15 करोड़ लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार उनको फ्री राशन देने के लिए मजबूर है। तो आपके सामने एक विकल्प है बीजेपी, जो आपको कंगाली के दरवाजे पर पहुंचा चुका है। अब आपको सिर्फ कब्रिस्तान पहुंचाना उसे बाकी है। इस बार अगर आपने वोट दिया बीजेपी को, तो आप तय मानिए आप सिर्फ श्मशान और कब्रिस्तान की ओर जाएंगे। भारत का उत्थान तब तक नहीं हो सकता, यूपी का उत्थान तब तक नहीं हो सकता, जब तक कि कोई पार्टी वहां प्रत्येक नागरिक की आर्थिक मदद न करे, रोजगार के संभावनाओं को पैदा न करे, तब तक वहां कोई विकास नहीं हो सकता। कम से कम समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरएलडी, ये लोग कम से कम एक आशा की किरण, एक पॉजिटिव प्रोग्राम तो हमारे बीच में लेकर आए हैं। और जब ये प्रोग्राम, पॉजिटिव प्रोग्राम सामने है और इसका इफेक्ट दिखाई दे रहा है, तो ये आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बीजेपी के खिलाफ में विपक्ष को मजबूत करें और योगी को और योगी के लोगों को घेरें। कहो बीजेपी छोड़ो। बीजेपी ने जितना नुकसान पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश का किया है, उतना नुकसान पिछले 70 साल में नहीं हुआ उत्तर प्रदेश का, ये जान लीजिए आप। उत्तर प्रदेश में कभी इतनी कंगाली नहीं थी जितनी कंगाली आज है। आजादी के बाद भी उत्तर प्रदेश इतना कंगाल नहीं था जितना कंगाल आज है। 15 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार हैं, जिनको राशन फ्री में मिलता है। मेरी आपसे अपील है, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, बीजेपी के साथ अपने संबंध को तोड़िए। बीजेपी का मतलब है झूठों का दल। और मेरी बात ना माने तो कम से कम दारा सिंह की बात मान लीजिए, जो उनका कैबिनेट मिनिस्टर है। वे 5 साल तक लगातार झूठ बोलते रहे हैं और विज्ञापन के जरिए झूठ का प्रोपेगेंडा करते रहे हैं। अब समय आ चुका है, अब बच्चा बच्चा राम का नहीं, बच्चा बच्चा विपक्ष के काम का। जब तक बच्चा बच्चा विपक्ष के काम नहीं आएगा, बीजेपी को आप श्मशान नहीं पहुंचा पाएंगे। राम मंदिर के नशे में बच्चे के हाथ से कलम छीनी, रोजगार छीना, उसका दिमाग छीना, उसे गुलाम बना के रख दिया। आर्थिक गुलामी, मानसिक गुलामी और ये जो सामाजिक गुलामी है, इससे मुक्ति के लिए बेहद जरूरी है कि आप बीजेपी को हराएं और वही उत्तर प्रदेश को नर्क से निकालने में चीज मदद करेगी। फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में नए विषयों के साथ में फिर मिलेंगे।